देखो, अगर तुम्हें खून खराबा और वायलेंस पसंद नहीं है तो इस मूवी को तुम छोड़ के जा सकते हो, नहीं तो कंटिन्यू। तो आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो हमारे ग्लोब रीजन, हमारी ह्यूमन नेचर, हमारी सोसाइटी और हमारी पावर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। तो इस मूवी के राइटर है चियोमी हासुगुची। जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो उसके 2 साल पहले ही चियोमी हासुगुची ने अपने हाथों से खुद की जान ले ली थी। रीजन किसी को कुछ नहीं पता। ऐसा माना जाता है कि चियोमी हासुगुची ने जो भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ जो फेस करा है वो इस मूवी में तुमको देखने को मिलेगा। और ये मूवी रिलीज हुई थी 2001 में और जो इसकी मांगा थी वो बनी थी सन 1990 में। इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन्स है जो तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाले, पर मैं तुमको लास्ट में बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझा दूंगा। तो मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो इस मूवी को जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे लड़के से जो अपनी टॉय कार को धोने आया होता है और अचानक से वो पानी में गिर जाता है। और अगले सीन में हम किसी एंटिटी को देखते हैं जो उनकी घर की तरफ आ रहा होता है और उसकी बीमार बहन के पास आके रुक जाता है। जब भी अगले सीन में वो लड़का पानी से बाहर निकल जाता है, वो अपनी मम्मी की तरफ जाता है, कुछ पूछने की कोशिश करता है पर उसकी मम्मी इग्नोर कर देती है। वो अपने पापा के पास भी जाता है पर पापा भी उसको नजरअंदाज कर देते हैं। जब उसकी नजर उसकी बहन की तरफ जाती है, उसकी बहन को कोई ले जा रहा होता है। जब भी वो अपनी बहन का पीछा करता है, जब भी वहाँ से कुछ लेडीज गुजर रही होती है, वो लड़का जब भी उन कैट्स के साथ कुछ अजीब हरकतें कर देता है। जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजन सिचुएशन खड़ी कर देती है और वो लेडीज बस देखती रहती है। वो लड़का आगे निकल जाता है। आगे जाते जाते फाइनली वो अपने बहन के पास पहुंच जाता है, पर हमें यहाँ रिवील होता है एक्चुअली जो उसकी बहन को ले जा रहा होता है वो एक्चुअली रीपर होता है। तुम इसको डेथ ऑफ मैसेज भी कह सकते हो या यमराज भी कह सकते हो। जब भी वो लड़का अपनी बहन को वापस करने को कहता है पर वो वापस नहीं करता, जिस वजह से वो अपनी बहन का एक हिस्सा खींच लेता है और वो रीपर भी उसका एक हिस्सा खींचने लग जाता है। पर होता क्या है, उसकी बहन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वो लड़का उसकी बहन की हाफ स्पिरिट लेके भाग जाता है और रीपर के हाथ में उसकी बहन की हाफ स्पिरिट होती है जो कि उसका एक फूल बना देता है। जब भी अगले सीन में हमें पता चलता है एक्चुअली वो लड़का पानी में ही था। जब भी उसके डैड आते हैं, उसकी बॉडी को बाहर निकालते हैं और उसके कान की सफाई करने लग जाते हैं। उसके बाद उस लड़के को भी होश आ जाता है जब उसकी मम्मी दौड़ते हुए आती है और उन दोनों को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि ये मर चुकी है, पर जब भी वो लड़का आगे आता है और उसकी हाफ स्पिरिट को उसकी बॉडी के अंदर वापस डाल देता है। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हमें पता चलता है कि उसकी बहन अपनी याददाश्त भूल चुकी होती है, उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता। अगले ही सीन में उन दोनों की मम्मी उन दोनों को पैसे देती है सामान लाने के लिए। वो दोनों भाई बहन सामान लेने के लिए मार्केट निकल जाते हैं। पहले वो दोनों भाई बहन हमें पार्क में दिखाई देते हैं। उसके बाद अगले सीन में वो सर्कस के लिए निकल जाते हैं। फिर अगले सीन के अंदर हमें सर्कस का सीन दिखाया जाता है। सर्कस का नाम ग्रेट व्हील होता है। फिर हमें सर्कस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों भाई बहन बाकी लोगों की तरह मजे कर रहे होते हैं। वहाँ पे अचानक से फिर किसी मैजिशियन की एंट्री होती है उसके पार्टनर के साथ, और वो मैजिशियन उस लड़की को टेबल पे लौटा देता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ी काटने वाली मशीन होती है और तुम समझ ही गए होगे कि वो मैजिशियन क्या करेगा। फिर वो मैजिशियन उस लड़की को बहुत से टुकड़ों में काट देता है। फिर उसको वो हवा में उड़ाता है, जिस वजह से उसका ब्लड उन 2 भाई बहनों पे गिर जाता है। उसके बाद वो घुमाते घुमाते उस लड़की को वापस ठीक भी कर देता है। और ये देखने के बाद बहुत सारे लोग हैरान भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। इमेजिनेशन करो कि तुम ही वो कैट बॉय हो और तुम बाकी लोगों की तरह उस मैजिशियन का जादू देख रहे हो और वो मैजिशियन उस लड़की को बहुत से टुकड़ों में काट देता है। उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? तुम कुछ नहीं करोगे। और यही रियलिटी है। अगर हमारे सामने कुछ बुरा हो रहा होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम उसको बस देखते रहेंगे। अगर कोई किसी का मर्डर भी कर रहा होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम उल्टे उसकी वीडियो बनाने लग जाएंगे। और हमारी यही रियलिटी है। अगर किसी को जस्टिस चाहिए होगा तो हम उसकी कभी मदद नहीं करते। मूवी को कंटिन्यू करते हैं। जब भी वहाँ पे एक बहुत बड़ी चिड़िया आती है, उस चिड़िया की बॉडी के अंदर बहुत सारी क्लाउड्स होते हैं। जब भी वहाँ पे कुछ इंसान उसको टॉर्चर करते हैं, जिस वजह से वो चिड़िया अपने मुंह से रंग बिरंगे कलर्स निकालती है, कुछ रंग बिरंगे दिल्स भी निकालती है। जब भी वो इंसान और ज्यादा टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं तो जब भी उसके जो बादल होते हैं वो अचानक से काले हो जाते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है। जब भी हमें अगला सीन दिखाया जाता है, हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया पानी में डूब चुकी होती है। जब भी वहाँ से एक बोट गुजरती है, उस बोट के अंदर वो दोनों भाई बहन भी बैठे होते हैं और उस बोट के अंदर एक पिग भी होता है। फिर हमें अच्छे से दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ पानी ही पानी है। फिर वहाँ पे वो लड़का कुछ चीज करता है, तुम समझ ही गए होगे कि वो क्या करता है। और उसकी वो चीज को खाने के लिए कुछ मछलियां भी आ जाती है। जब भी वहाँ पे वो पिग आता है उन्हीं मछलियों के साथ, और वो लड़का उसको मारते हुए उसको ही काट के उसको पकाने लग जाता है।
है और वो लड़का अपनी बहन को भी खाने को देता है, खुद भी खाता है। और यहाँ पे एक बहुत अजीब चीज होती है, वो पिग अपने ही मीट को खुद खाता है। लाइक तुम देख रहे हो ना कि कभी कभार ऐसी नौबत भी आ जाती है कि हमें सर्वाइविंग के लिए अपना आप को ही खाना पड़ता है। फिर हमें अगले सीन के अंदर किसी आइडेंटिटी को दिखाया जाता है, वो अपने हाथ में पृथ्वी को लेता है और उसका सारा पानी नीचे गिरा देता है, जिस वजह से पृथ्वी का सारा पानी एकदम खत्म हो जाता है, हर जगह अकाल पड़ जाता है। जब भी हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों भाई बहन अभी भी उस पिग के ऊपर बैठे होते हैं और वो कहीं जा रहे होते हैं। वो लड़का अभी भी पिग को खाने की कोशिश करता है पर उसको वो स्वाद अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से वो उसको और ज्यादा मारने लग जाता है और साथ ही साथ उसकी बहन भी उसको मारने लग जाती है और जब तक मारते हैं जब तक वो मर नहीं जाता और एंड में आके वो पिग अपने आप दम तोड़ देता है। पर दम तोड़ने से पहले वो पिग उसका हाथ काट लेता है। फिर हमें अगले सीन के अंदर वो किसी घर की तरफ जाते हुए देखते हैं। उस घर के अंदर एक लेडीज होती है जो उसका हाथ सील देती है। जब लड़के का हाथ सील जाता है वहाँ पे उसे एक पॉलीथीन मिलती है। उस पॉलीथीन के अंदर देखता है तो वहाँ पे बहुत सारे हाथ होते हैं जो मैं तुम्हें क्लियरली नहीं दिखा सकता बिकॉज यूट्यूब। जब ही अगले सीन के अंदर वो दोनों भाई बहन अपने रास्ते निकल जाते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद उन्हें थोड़ा खाने की स्मेल आती है तो वो खाने की स्मेल का पीछा करने लग जाते हैं। वहाँ पे थोड़ा चलने के बाद एक घर मिलता है। वो दोनों भाई बहन उस घर की डोर बेल बजाते हैं। वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता है। फिर हमें अगला व्यू दिखाया जाता है। उस आदमी के घर में बहुत सी अजीब अजीब पेंटिंग थी और बहुत से अजीब अजीब क्रिएचर थे। उसके बाद वो आदमी उन दोनों को डिनर टेबल पे ले जाता है। फिर वो आदमी उन दोनों भाई बहनों के लिए खाना लेके आता है। फिर उसका खाना खाने के बाद उन दोनों भाई बहनों को किसी कमरे के अंदर लेके जाता है जिनमें एक बहुत बड़ा पतीला होता है और उस पतीले के अंदर बहुत सी वेजिटेबल डालता है और तुम समझ ही गए होगे कि वो उन दोनों का कैट सूप बनाने की कोशिश कर रहा होता है। जब भी हम उस आदमी को किसी कमरे में जाते हुए देखते हैं फिर वो वापस आता है एक नई कॉस्ट्यूम में। उस आदमी के हाथ में एक बहुत बड़ी सीजर होती है और वो उस लड़के को काटने की कोशिश करता है पर वो लड़का बच जाता है, जिस वजह से वो आदमी पानी में गिर जाता है। और जब भी वो दोनों भाई बहन पतीले से निकल जाते हैं फिर जब भी वो आदमी बाहर निकलने की कोशिश करता है पर वो लड़का उसकी सर को खींचने की कोशिश करता है, जिस वजह से उसका सर का हिस्सा एक अलग हो जाता है। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि एक्चुअली वो आदमी एक रोबोट था। जब भी वो लड़का एक बहुत बड़ी सीजर लेकर आता है और उसकी सीजर से ही उसको बहुत से टुकड़ों में काट के उसको पानी में ही बंद कर देता है। फिर अगले सीन के अंदर वो दोनों भाई बहन उस घर से बाहर निकल जाते हैं। तो आगे चलने के बाद उन दोनों भाई बहनों को काफी ज्यादा प्यास लगने लग जाते हैं। फिर वो लड़का एक गड्ढा खोदता है। उस गड्ढे के अंदर से एक वाटर एलिफेंट निकलता है और वो एलिफेंट उन दोनों भाई बहनों को काफी ज्यादा पानी पिलाता है। वो दोनों भाई बहन उस एलिफेंट के साथ काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। उसके बाद वो अपने रास्ते निकल जाते हैं उस एलिफेंट के साथ। और ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि वो एलिफेंट पानी से बना हुआ है, कभी ना कभी तो वो पिघलेगा ही पिघलेगा और होता भी ऐसा ही है। थोड़ा आगे चलने के बाद वो एलिफेंट पिघलने लग जाता है। जब भी वो लड़का एक और गड्ढा खोदता है उस गड्ढे के अंदर से पानी निकलता है और वो एलिफेंट उस पानी को पी जाता है, जिस वजह से वो वापस रिकवर हो जाता है। पर थोड़ा आगे चलने के बाद वो वाटर एलिफेंट वापस पिघलने लग जाता है पर वो लड़का इस बार थोड़ा देर कर देता है, जिस वजह से वो एलिफेंट एकदम सूख जाता है और भाप बन के हवा में उड़ जाता है। फिर अगले सीन के अंदर वो दोनों भाई बहन किसी किनारे की तरफ खड़े होते हैं और वहाँ पे सामने बहुत से अजीब लोग समुद्र के ऊपर से जा रहे होते हैं और हमें नहीं पता ये कौन होते हैं, हमें ये मूवी के अंदर नहीं बताया गया। और जब भी हमें उसी आइडेंटिटी को दिखाया जाता है जो पृथ्वी को हाथ में ले लिया था और वो किसी फ्रूट को काट रहा होता है, जिस वजह से उसका फ्रूट नीचे गिर जाता है और मशीन में जाके फंस जाता है। और जब इस फ्रूट की वजह से पृथ्वी का टाइम एकदम रुक जाता है। जब भी वो आइडेंटिटी उस फ्रूट को पकड़ने के लिए मशीन को चलाता है, जिस वजह से पृथ्वी का टाइम एकदम बदलने लग जाता है। वो फ्रूट उसके हाथों से छूट जाता है। फिर वो मशीन को वापस रिवर्स करता है। जब भी वो मशीन को वापस चला जाता है उस फ्रूट को पकड़ लेता है पर पृथ्वी का टाइम एकदम रिवर्स हो जाता है। और जब भी अगले सीन के अंदर वो दोनों भाई बहन उसी बोट के ऊपर होते हैं और वो बोट किसी टनल के रास्ते से जा रही होती है और उस टनल के अंदर बहुत से अजीब अजीब कीचड़ होते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद उस लड़के को एक फूल मिलता है, जो उस फूल को तोड़ने के बाद वो अपनी बहन को देता है तो उसकी बहन की याददाश्त वापस आ जाती है। और जब भी हमें अगला सीन दिखाया जाता है उस आइडेंटिटी का, उस आइडेंटिटी की प्लेट में हमारी अर्थ भी होती है। फिर हमें यहाँ रिवील होता है वो आइडेंटिटी और कोई नहीं, वो ही मैजिशियन था जिसने उस लड़की को बहुत से टुकड़ों में काटा था। जब भी हमें अगला सीन दिखाया जाता है उन दोनों भाई बहन की तरफ, वो दोनों भाई बहन किसी शॉप से कुछ खरीद रहे होते हैं। कुछ खरीदने के बाद वो दोनों भाई बहन अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। जब भी हमें अगला सीन दिखाया जाता है वो दोनों भाई बहन अपने घर में होते और डिनर कर रहे होते हैं। जब उस लड़के को वॉशरूम जाना होता है तो वो वॉशरूम के लिए निकल जाता है। फिर हमें उस लड़के को फैमिली का व्यू दिखाया जाता है जो कि डिनर कर रहे होते हैं और अचानक से उसके पापा गायब हो जाते हैं। फिर जब इसकी मम्मी भी गायब हो जाती है और जो टीवी में पर्सन होता है वो भी अचानक से गायब हो जाता है। उसके बाद उसकी बहन भी गायब हो जाती है। जब भी वो लड़का वापस आता है तो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है और मूवी के एंड में वो भी गायब हो जाता है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। तो अब तुम्हारे मन के अंदर बहुत से सवाल गुजर रहे होंगे कि आखिर इस मूवी का मतलब क्या है। ना इसके अंदर ग्लोब रीजन दिखाया गया है, ना इसके अंदर सोसाइटी दिखाई गई
गई है, ना इसका ना पावर दिखाया गया है, ना हमारे ह्यूमन नेचर दिखाया गया है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से क्लियरली समझा देता हूँ कि आखिर ये हमारे ग्लोब रीजन को कैसे अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले चीज, इन दोनों भाई बहनों का क्या नाम है। उस छोटे लड़के का नाम है नयाको और उसकी बड़ी बहन का नाम है नयाडा। और मैंने पूरी वीडियो में इन दोनों भाई बहनों का नाम क्यों नहीं लिया, मैं तुमको लास्ट में बता दूंगा। देखो, अगर इसकी मांगा की बात करें तो इसकी मांगा बहुत डार्क चीजों से भरी हुई है। और जो इसके राइटर है चियोमी हासुगुची, आखिर उन्होंने ऐसी मूवी क्यों बनाई। मुझे बहुत ज्यादा रिसर्च करने पर पता चला चियोमी हासुगुची के क्लोज फ्रेंड थे और साथ ही साथ उनके वो एडिटर भी थे और उनके एडिटर का नाम है योशिनागी योशिनागा। चियोमी हासुगुची की डेथ के बाद एक इंटरव्यू सामने आता है जिसमें उनके एडिटर बताते हैं कि चियोमी हासुगुची काफी ज्यादा हैवी ड्रग्स लिया करती थी और ना ही उनके ज्यादा दोस्त हुआ करते थे और ना ही वो किसी को ज्यादा फ्रेंड बनाना पसंद करती थी और साथ ही साथ वो सेम जेंडर को फॉलो करने वाली थी, जिस वजह से उसकी सोसाइटी वाले उसको बहुत ज्यादा नफरत करते थे। पर चियोमी हासुगुची को किसी से फर्क नहीं पड़ता था, फिर भी वो सोसाइटी की वजह से शादी करती है। फिर भी चियोमी हासुगुची की सोसाइटी से नहीं बनती थी, जिस वजह से वो अपने आप को बिजी रखने के लिए मांगा बनाती थी और उसके मांगा आर्ट स्टाइल काफी ज्यादा सिंपल हुआ करता था। चलो, ये होगी निकोजीरो की बैक स्टोरी के बाद। अब इसकी मूवी की बात करते हैं, आखिर वो कैसे ग्लोब रीजन को रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहला पॉइंट, जब मूवी स्टार्ट होती है उसका छोटा भाई अपनी बहन को रीपर से बचाने के लिए जब उसका पीछा करता है तो वो हमारे ह्यूमन नेचर को दिखाता है कि हम अपने लोगों से कितना ज्यादा प्रोसेसिव हैं। सेकंड, वो सर्कस वाला सीन जो मैंने तुम्हें वीडियो के बीच में समझाया था, वो हमारे सोसाइटी को दिखाता है कि हम कैसे सोसाइटी की तरह बन जाते हैं जब हमारे सामने कुछ गलत हो रहा होता है। बाकी सोसाइटी की तरह हम बस देखते रहते हैं, हम कुछ नहीं करते। तीसरा, वो बर्ड वाला जो हमारे नेचर को, हमारे ग्लोब रीजन, हमारे ग्लोबल वार्मिंग को रिप्रेजेंट करता है, जो कि बताता है अगर हम नेचर के साथ छेड़खानी करेंगे तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर और ज्यादा छेड़खानी करेंगे तो अर्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। जब वो लोग चिड़िया को टॉर्चर करते हैं तो वो अचानक से फट जाती है और जिस वजह से वहाँ पे सुनामी आ जाती है। और ये सीन हमें बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर हम पोल्यूशन ज्यादा फैलाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, जिस वजह से सुनामी जैसी बहुत खतरनाक चीजें आ सकती हैं। उसके बाद वो पिग वाला सीन जो हमारे फिर से ह्यूमन नेचर को दिखाता है। उस सीन के अंदर चियोमी हासुगुची हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं, हम एक इंसान को जब भी यूज करते हैं जब हमें उससे फायदा होता है, और जब तक यूज करते हैं जब तक हमें फायदा होता रहता है, और फायदा देना जब बंद हो जाता है तो हम उससे अलग हो जाते हैं। उसके बाद वो रोबोट वाला सीन जो फिर से हमारे ह्यूमन नेचर को दिखाता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी के बारे में सोचते नहीं है। उसके बाद वो एलिफेंट वाला सीन जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को दिखाता है, उसमें हमें पता चलता है कि पानी की वैल्यू कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर में उसकी फैमिली वाला सीन जिसमें अचानक से सब लोग गायब हो जाते हैं, उस सीन के अंदर हमें पता चलता है कि ये सिर्फ नयाको की इमेजिनेशन थी, वो बहुत पहले ही बाथटब में डूब के मर गया था। जो भी सब हो रहा था वो सब उसकी इमेजिनेशन थी और जैसे ही वो मरता है तो उसकी इमेजिनेशन भी मर जाती है, जिस वजह से अचानक से उसकी इमेजिनेशन के सारे लोग गायब हो जाते हैं। और आखिर में मैंने उन दोनों भाई बहनों के नाम क्यों नहीं लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुश्किल थे इसलिए। अगर ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आई तो सब्सक्राइब करो और भी ऐसी मूवीज के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।